हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ तृप्ति चौहान। आज हम स्टैंडर्ड 10 में हिंदी सब्जेक्ट लेसन नंबर 2 बूढ़ी काकी करेंगे, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद, जिनका जन्म सन 1880 और निधन 1936 में हुआ था। तो सबसे पहले हम प्रेमचंद जी के बारे में जानते हैं। हिंदी के उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। शिक्षा काल में ही उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था। प्रारंभ में वे कुछ वर्षों तक स्कूल में रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी और वे स्वतंत्र लेखन की ओर मुड़े। वे हिंदी ही नहीं बल्कि समग्र भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व हैं। यहाँ प्रेमचंद जी के बारे में बताया गया है कि वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी के नजदीक लम्ही नामक गांव के थे और उनके पिता का नाम धनपत राय था। उन्होंने अंग्रेजी के साथ उर्दू का भी अध्ययन किया था और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने नौकरी छोड़ दी थी और वो एक भारतीय साहित्य के महान व्यक्तित्व है। अपनी आवाज जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने उपन्यास, कहानियां और नाटक लिखे। उन्होंने अन्य भाषाओं से अनुवाद किए, निबंध लिखे तथा बालोपयोगी साहित्य की रचना भी की। प्रेमचंद जी ने उपन्यास, कहानियां और नाटक तो लिखे थे, पर इनके साथ उन्होंने बालोपयोगी यानी कि बच्चों को जो उपयोग में आए ऐसे साहित्य की भी उन्होंने रचना की है। गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान, मंगलसूत्र उनके उपन्यास हैं। मानसरोवर 8 भागों में उनकी लगभग 300 कहानियां संग्रहित है। प्रेम की वेदी, करबला और संग्राम उनके नाटक हैं। कुछ विचार, कलम और तलवार और त्याग आदि उनके निबंध संकलन है। यहाँ नामों के नाम पढ़कर ही पता चल गया कि उनका साहित्य बहुत ही महान है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है, जिसमें उपन्यास, नाटक, कहानियां ये सब है। बूढ़ी काकी में प्रेमचंद ने ऐसे दयनीय वृद्धों की अवस्था की ओर हमारा ध्यान खींचा है, जिन्हें उपेक्षा मिलती है और जो जीवन के हर क्षण का आनंद पूर्वक उपभोग करना चाहते हैं। यह मूल कहानी का संक्षिप्त रूप है। जैसे यह गद्य का नाम है बूढ़ी काकी, तो ये बूढ़ी शब्द से ही समझ में आ जाता है कि ये लेसन के अंदर बूढ़े इंसान के बारे में बात है। तो जो बूढ़ी काकी है उनके बारे में यहाँ क्या है ये हम देखते हैं। बूढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी में जीभ के स्वाद के सिवा न और कोई चेष्टा शेष थी और न अपने कष्टों की ओर आकर्षित करने का रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा ही। यहाँ लेखक कहते हैं कि बुढ़ापा जो है वो बचपन का पुनरागमन है। जैसे बच्चे का बिहेवियर होता है बचपन में, वैसा ही जब बुढ़ापा आ जाता है इंसान में तो वो बच्चे की तरह हरकतें करने लग जाता है। और ये जो बूढ़ी काकी थी उनका भी ऐसा ही था। उनको जीभ के स्वाद के सिवा उनमें कोई और चेष्टा बाकी नहीं रही थी। और एक जो दूसरा था और वो था रोना। एक जीभ का स्वाद और एक कोई छोटी छोटी बात पे रोना, यही उनका सहारा बन चुके थे। समस्त इंद्रियां, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। जमीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता या उसकी मात्रा कम होती अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और न मिलती तो वो रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वे गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। जैसे बच्चे करते हैं ना, उसी प्रकार की हरकत यहाँ दिखाई गई है कि काकी की वैसे तो कोई इंद्रिया ठीक से काम नहीं कर रही थी, एक स्वादेंद्रिय के अलावा घर पे कोई उनसे ठीक से बात भी नहीं करता था।
लेकिन जब उनका खाने का समय टल जाए या कम खाना मिले या बाजार से कोई चीज आए और उनको ना मिले तो वो रोती थी, और वो भी साधारण तरीके से नहीं पर बच्चों की तरह जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पति को स्वर्ग सिधारे बहुत वक्त हो चुका था। बेटे तरुण हो होकर चल बसे थे। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। बुद्धिराम ने सारी संपत्ति लिखाते समय खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाते हुए सब्ज बाग थे। यद्यपि उस संपत्ति की वार्षिक आय कम न थी, तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। यहाँ काकी के बारे में बताया गया है कि काकी के जो पति थे वो स्वर्ग सिधार गए थे और उनको भी बहुत समय हो गया था, और उनके बेटे भी सब तरुण अवस्था में ही चल बसे थे। उनका सिर्फ एक ही रिश्तेदार था, उनका भतीजा। तो उन्होंने अपनी सारी संपत्ति उस भतीजे के नाम कर दी थी। पर वो जो भतीजा था बुद्धिराम, उसने संपत्ति लिखाते समय तो अच्छी अच्छी बातें की, पर जब उनके हाथ में संपत्ति मिल गई तो वो धोखेबाज की तरह अब वो अपने सारे वादे भूल गया। चूंकि वो संपत्ति कम नहीं थी, फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था। लड़कों का बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता ही है, और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी को और सताया करते। कोई चुटकी काट कर भागता, कोई उन पर पानी कुल्ली कर देता। काकी चीख मार कर रोती, परंतु यह बात प्रसिद्ध थी कि वे केवल खाने के लिए रोती है, अतएव उनके संताप और आर्तनाद पर कोई ध्यान नहीं देता था। जो घर में लड़के थे उनको बूढ़े लोग पसंद नहीं थे, और जब माता पिता उनको डांट देते तो उनका गुस्सा जैसे वो बूढ़ी काकी पर निकालते थे, उसी तरह वो कभी काकी को चुटकी काट के भाग जाते, कभी उन पर पानी का कुल्ला कर देते। इन सब हरकतों से परेशान होकर जब काकी चीख मार कर रोती तो सबको लगता कि उनको खाना चाहिए, बस इसी वजह से वो रोती है। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी का अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से की मिठाई या चबेना बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षागार था, और यद्यपि काकी की शरण उनकी लोलुपता के कारण महंगी पड़ती थी, तथापि भाइयों के अन्याय की तुलना में कहीं सुलभ थी। इसी स्वार्थानुकूलता ने उन दोनों में सहानुभूति का आरोपण कर दिया था। यहाँ जो बुद्धिराम का परिवार था उसमें उनकी बेटी थी, छोटी लड़की थी लाडली। सिर्फ उसी को बूढ़ी काकी से थोड़ा लगाव था, और उसके पीछे का कारण ये है कि जो भी खाना मिलता था, मिठाई या चबेना मिलता था, तो वो लाडली उसके भाइयों के डर से वो काकी के पास बैठ के वो खाना खा लेती थी। और काकी का वैसे तो नेचर ऐसा था कि उनको खाने की शौकीन जैसे बोला जा सकता है, तो अगर उसे लाडली को अपना खाना शेयर भी करना पड़े तो ये भी उसको मंजूर था, क्योंकि उसकी भाइयों का जो अन्याय था उसके सामने तो ये सुलभ ही था, मतलब ये सही था। तो इसी वजह से उन दोनों में सहानुभूति हो गई थी। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वाद कर रहा था। अभी कुछ प्रसंग है यहाँ पे कि रात का समय है और शहनाई की आवाज आ रही है, और जो बच्चे का झुंड है वो विस्मय पूर्वक वो शहनाई को या गाने का रसास्वाद ले रहा है, यानी कि उसके मजे ले रहा है। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया है। यह उसी का उत्सव है। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्टियां पर कड़ाह चढ़े थे। एक में पुड़िया कचौड़ियां निकल रही थी। एक बड़े पतीले में मसालेदार सब्जी पक रही थी। घी और मसालों की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। यहाँ
जो बुद्धिराम का बड़ा लड़का है उसका आज तिलक आया था, उसी का उत्सव था। तो घर में ये उत्सव होने के कारण बुद्धिराम की पत्नी जो है रूपा, वो काम में व्यस्त थी। मेहमानों के लिए भोजन का प्रबंध करना था, तो वो सब काम में वो व्यस्त थी। और उत्सव में खाना तो वैसे अच्छा ही बनेगा, तो भटिया पर कढ़ाई चढ़े थे जिसमें पूड़िया कचौड़ियाँ बन रही थी। एक पतीले में मसालेदार सब्जी बन रही थी और घी की सुगंध चारों ओर फैली हुई थी। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में बैठी हुई थी। यह सुगंध उन्हें बेचैन कर रही थी। वे मन ही मन सोच रही थी, इतनी देर हो गई, कोई भोजन लेकर नहीं आया। मालूम होता है सब लोग भोजन कर चुके हैं। यह सोचकर उन्हें रोना आया, परंतु अपसुकन के डर से वे रो न सकी। वैसे ही बूढ़ी काकी खाने की शौकीन है और ऊपर से ये अच्छे अच्छे खाने की सुगंध आ रही है, तो ये खाने की जो खुशबू है वो उनको बेचैन कर रही है। वो सोचती है कि अभी तक कोई मेरे लिए खाना लेके क्यों नहीं आया। उनको रोने का मन करता है, पर वैसे वो समझदार है, तो वो सोचती है कि अगर मैं ऐसे उत्सव के समय में अगर रोऊंगी तो ये अपशुगन माना जाएगा, इसीलिए वो रो नहीं सकती। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूड़ियां की तस्वीरें नाचने लगी। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी। कचौड़ियों में अजवाइन और इलायची की महक आ रही होगी। एक पूड़ी मिलती तो जरा हाथ लेकर देखती, क्यों न चलकर कड़ा के सामने ही बैठूं। इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल सरकती हुई बड़ी कठिनाई से चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ा के पास आ बैठी। यहाँ आने पर उन्हें उतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्ते को खाने वाले के सम्मुख बैठने में होता है। जब काकी को खाने की सुगंध आ रही थी पर उनको खाना देने कोई नहीं आया तो उनसे रहा नहीं गया। उनके जैसे दिन में सपने देखते हैं ना, उसी प्रकार उनके सामने ये लाल लाल नरम नरम फूली फूली पूड़ियां जैसे नाचने लगी और कचौड़िया की महक आने लगी। तो उन्होंने निर्णय कर लिया कि अब मैं कड़ा के सामने जाकर ही बैठ जाती हूँ। तो वो रेंगती हुई धीरे धीरे जाके सरकती हुई कड़ा के सामने बैठ गई और उनका देखना ऐसा था जैसे कोई भूखा कुत्ता खाने के सामने बैठ जाता है, उसी प्रकार से वो भी खाने के सामने बैठ गई।